आगे उस वाले में एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में एवं मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगी कि देवव्रत पाहन जी माननीय संघ संचालक उनसे आग्रह हो रहा है और जिसके ऑनर हमारे बीच में श्री पीयूष कुमार जी हैं, उनसे आग्रह होगा कि कृपया मंच पे आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे विकास भारती के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, उनसे आग्रह है कृपया मंच पे आएं। उपस्थिति सिर्फ न आयोजन की सफलता, आपके स्नेह, आपका संस्था के प्रति प्यार, लेखक के प्रति प्यार, प्रकाशक के प्रति स्नेह को दर्शाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। सिर्फ एक हमारी परंपरा का एक मुख्य हिस्सा है और ये एक सकारात्मक ऊर्जा एनर्जी प्रदान करता है, जिससे कि आगे हम उनको समर्पित करते हैं
और पुष्पांजलि दे। जो इस पुस्तक के लेखक भी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि वो स्मृति चिन्ह दे के दत्ता जी का स्वागत करें। शॉल ओढ़ा के अनुरोध करती हूँ कि वो स्मृति चिन्ह देकर प्रदीप जोशी जी का स्वागत करेंगे। झारखंड की बेटी आज इस राष्ट्रीय स्तर पे अपना मुकाम बना रही हैं, इससे हम सब हर्षित हैं और आज आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं, आपका सादर अभिनंदन करते हैं हृदय से, तहे दिल से। जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है, उस पर फिल्म भी बना है। इसकी लेखिका है मेधा देशमुख भारकरण, भारत के पराक्रमी राजा। इसके लेखक महेश दत्त शर्मा जी हैं। ये 6 पुस्तक इस पुस्तक संचय में है जिन्हें प्रभात प्रकाशन ने सबों को सम्मान में दिया है। हमारे बीच में माननीय देवव्रत पाहन जी अपने स्थापना काल 1958 से उचित मूल्य पर अच्छी पुस्तकें प्रभात प्रकाशन का नीतिगत सिद्धांत रहा है। विगत 60 वर्षों से साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में एक विस्तृत पाठक वर्ग को श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराते हुए प्रभात प्रकाशन वर्तमान में देश में हिंदी पुस्तकों के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन के रूप में 10,000 पुस्तकों का प्रकाशन कर अपनी पहचान बना चुका है। उत्कृष्ट गुणवत्ता नीति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा भी प्रमाणित किया गया है, इसे प्रमाणित किया गया है, जो विश्व में पहली बार किसी हिंदी प्रकाशन संस्थान को दिया गया है। हिंदी प्रकाशन में विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य, मानविकी इत्यादि विषयों पर विपुल प्रकाशन, कथा साहित्य, भाषा विज्ञान, शब्दकोश, हास्य व्यंग, प्राचीन साहित्य, गणित, पर्यावरण, निबंध, समालोचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पाक कला, इतिहास, राजनीति, धर्म एवं संस्कृति तथा स्वास्थ्य पर श्रेष्ठ पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की है। भारत के लगभग सभी स्थापित लेखकों के अलावा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय रविन्द्रनाथ टैगोर, सर वीएस नवीन जायसवाल जी, सीपी सिंह जी, ऐसे तमाम महानुभाव आज यहाँ बैठे हैं। मैं सबका नाम लूँ तो शायद आधा घंटा इसी में चला जाएगा। और मैं आप सभी 2019 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स किया मानद उपाधि, इनका एक सम्मान हमारे पिताजी को भी जो पुलिस से सेवानिवृत्त हुए थे, सीआरपीएफ में थे, उन्हें भी वृक्ष बचाओ अभियान में उन्हें भी विकास भारती के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके हम ऋणी रहेंगे क्योंकि आपने बाप बेटी दोनों को सम्मानित किए हैं किसी ना किसी रूप में। मैं इतना स्थल बनाने का काम किया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आभार प्रकट करते हुए तमाम जितने भी अतिथि आए हैं उनका भी आज आपका पूरा परिचय सुने हैं, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए और विशेषकर सम्मानित मंच का भी अभिनंदन और सम्मान करती हूँ। और आप जिस तरह से आज का जो पुस्तक विमोचन है जिनका नाम दिए हैं ये सार्थक होते दिखाई देगा, क्योंकि आपने जिस तरह से परंपरा को प्रयोग में लाए हैं और अपना वस्त्र सबसे पहले नदी में छोड़े हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जान रहे हैं हमारे पुराने साथी, बहुत पुराने साथी नागेंद्र जी हैं, हमारे क्षेत्र रामनवमी जी हैं, बहुत प्रधान निवास के हैं, ये भी विद्यार्थी जीवन से बात जुड़े रहे हैं। गोपाल शर्मा जी, हमारे बाबूलाल जी मरांडी जी, हमारे अर्जुन मुंडा जी। नदला की स्थिति थी, गांव के लोग भाग करके सालों से आ रहे थे गांव में आकर लोग क्या करेंगे, ये मेरे विचार का था। तो पहला लेख मैंने उस समय लिखा था। हमारे बीच में दिनेश राम जी भी हैं, तो काफ़ी उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के। तो पहला लेख जो मैंने लिखा, गांव के लोग जो बाहर गए हैं उनका समायोजन करके एक एक विकास किसी की किया है और धीरे धीरे ये लेखों का प्रकार बना। लेखक इसकी भूमिका राम बहादुर दास जी ने लिखा है। उन्होंने कहा कि इसको किताब में छपवा दीजिए और पीयूष जी से मेरी बात हुई, हाथ करजन को आठ से क्या पीयूष जी ने कहा छप जाएगी और किताब आई है। इस अवसर पर मुझे दत्तों पर ठेंगी जी जो हमारे विचारक रहे, 2 घटना उन्होंने मुझे आपातकाल के जीवन में आई।
इसलिए मैंने कभी भी आत्मजीवन लिखने की बात नहीं सोची, लेकिन जो अनुभव आए, जो उसका सबको जानना चाहिए, पुस्तकाकार में कई बात बहुत बातें ऐसी हैं नहीं जानते और ये ट्यूब चैनल पे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलता। पुस्तकों के कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ज्ञान बटे। मैंने पद्मश्री श्रीमान अशोक भगत जी, कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्रीमती डॉक्टर आशा लकड़ा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संचालक श्रीमान देवव्रत जी, विकास भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान डॉक्टर अजय जी, प्रभात प्रकाशन से पधारे श्री पीयूष कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता गण, उपस्थित बंधुओं एवं भगिनियों, कार्यक्रम में माननीय सरकार्यवाह जी उपस्थित हैं। मेरी बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है और वास्तव में तो मेरा उनको सुनने का मन है। अशोक भगत जी से 1980 में हुआ, जब वे 28-30 वर्ष के युवा थे, और 1980 से 1983 तक उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये प्रांत संगठन मंत्री रहे। इनमें अदम्य उत्साह, साहस के धनी और इनकी असली प्रतिभा मैंने उस युवावस्था में देखी है जब उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा विरोधी आंदोलन चल रहा था। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के शरीर में जब तक वस्त्र नहीं होगा, जब तक इनको 2 समय का भोजन ठीक प्रकार से नहीं मिलेगा, तब तक मैं बिना सिले हुए वस्त्रों में रहूंगा। बाद में मुझे पता, ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आदिवासियों के सामने अपने वस्त्र त्याग दिए और वस्त्र त्यागने के बाद वहां पर यह प्रण लिया कि मैं बिना सिले हुए वस्त्रों के में ही रहूंगा। मुझे महात्मा गांधी की वो बात याद आती है कि जब उन्होंने गंगा के तट पर एक बूढ़ी मां को उसी वस्त्र से नहाते हुए और उसी वस्त्र को पहनते हुए देखा, तो महात्मा गांधी ने यह व्रत लिया था कि मैं आज के बाद एक ही वस्त्र पहनूंगा। उसी की याद मुझे उसके अंतर्गत आती थी। आखिर व्यक्ति ये कर कैसे लेता है, यह प्रश्न मेरे मस्तिष्क के अंदर बार बार आता था। और वास्तव में इस प्रकार के व्यक्तियों को देखने के बाद ही हम लोगों के जीवन में भी वो कमिटमेंट आता है। यदि आज हम कुछ काम करते हैं तो काम करते समय इस प्रकार के लोगों की, इस प्रकार के व्यक्तियों की चेहरे हम लोगों के सामने आते हैं, तभी हम वो सब कर पाते हैं। मेरी अभी कुछ दिन पहले एक बड़े कर्मयोगी स्वामी कर्मवीर जी से भेंट हुई। यह स्वामी कर्मवीर का आश्रम है हरिद्वार और रुड़की के बीच में। उनके गुरुकुल में मेरा जाना हुआ। उनके गुरुकुल, मैं इस वर्णन को इसलिए आपको बताना चाहता हूं, कम शब्दों में बात करूंगा, कि कई चीजें मुझको ऐसे जुड़ी हुई सी ऐसी लगती है। जब मैं स्थान पर एकत्रित होती है तो यदि घास फूस का ढेर हो तो एकत्रित हुई ऊर्जा उस घास फूस के ढेर को भी जला देती है। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जब व्यक्ति अपने शरीर की सारी क्षमताओं को एकत्रित करके और उसे इधर उधर न जाने देकर एक लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर के चलता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करता ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो विकास भारती का इतना बड़ा स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, यह 1983 से श्रीमान अशोक जी ने इसी प्रकार से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके किया होगा। ये जो पुस्तक परंपरा एवं प्रयोग आपने लिखी है, विभिन्न प्रकार के समय समय पर चिंतन करते हुए जो विभिन्न प्रकार के इन्होंने लेख लिखे, वो उन लेखों का पूरा एक संग्रह है जो प्रत्येक लेख कहीं न कहीं पर समाज को दिशा देता है। जैसे स्वच्छता के ऊपर लिखा, स्वच्छता क्यों आवश्यक है, तो हम लोगों ने देखा कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, ये माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी
2014 में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद यह आरंभ किया गया। सहायता उस अकाउंट के द्वारा पहुंचना यह हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 20-20 के, 10-10 के, 15-15 के, ये लोग मिल करके छोटी छोटी राशियों को उस पर जमा करते हैं और उन्हीं में से किसी को आवश्यकता पड़ने पर वो राशि एक निश्चित ब्याज दर पर उसको उधार दी जाती है, ठेला खरीदने के लिए, रिक्शा खरीदने के लिए। और हमारी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर 70% से ऊपर की जनसंख्या सीधे सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि ग्रुप कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भविष्य की खाद्यान्न समस्या का हल कैसे हो सकता है? आने वाले समय में पीने के पानी का यह एक बहुत बड़ा संकट हमको दिखाई पड़ता है और जब पीने के पानी की समस्या है तो सिंचाई के पानी को लाने की भी कैसी व्यवस्था होगी? ऐसे समय में खाद्यान्न समस्या से हम कैसे निपटेंगे? तो इसमें जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, जिनको पानी की आवश्यकता नहीं होती, मडुआ है, बाजरा है, ज्वार इत्यादि है, अनेक प्रकार के जो खाद्यान्न हैं वह और उसकी भरपाई करेंगे। आदिवासी बंधुओं की हमारी जमीनें कैसे बच सकती हैं इत्यादि अनेक प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण लेखों का इस पुस्तक में समावेश हुआ है, जो आने वाले समय में समाज के बारे में चिंतन करने वाले लोग या समाज के काम में लगने वाले लोग, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, उन सभी लोगों के लिए यह पुस्तक एक बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में काम होगी। माननीय अशोक जी के बारे में हम लोग ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है तो वह प्रसन्न होता है। आज के इस अवसर पर इस पुस्तक के विषय में ज्यादा न कह के, पुस्तक आपके सामने आएगी, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भारत की। प्रांगण में, परिसर में उपस्थित सभी समाज प्रेमी बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, अभी बहन तो सभी का नाम ले रही थी एक के बाद। उन सभी नामों का फिर से मैं मन से स्मरण करता हूँ। आप सभी का नाम लेने की चेष्टा नहीं करता क्योंकि सभी अपने ही लोग हैं। तो अच्छे जानता हूँ मेरे भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं। पुस्तक पढ़ने वाले कितने हैं मुझे पता नहीं है बाद में। तो पुस्तक के लोकार्पण तो बहुत होते हैं और लोकार्पण के कार्यक्रम में बहुत आते हैं, बाद में उस पुस्तक को पढ़ने वाले कितने हैं पता नहीं है। बस भारती के साथ एक जुड़ाव है, अशोक जी के प्रति अपने मन के अंदर एक आदर है, स्नेह है। तो इसलिए निमित्त अशोक जी हैं, विकास भारती है और समाज के कार्य में लगे हुए लोगों को ऐसे सामाजिक सरोकार से संबंधित कोई आयोजन होता है तो इकट्ठे होने से ऐसे समविचारी सहयात्री लोग मिलते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा परिचय और थोड़ा ताजा हो जाता है, मिलने से उभय कुशलोपरि हो जाते हैं। तो इसलिए हम इकट्ठे होते हैं। एक दृष्टि से एक उत्सव के स्नेह मिलन के वातावरण बनता है, आज वही है ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन इकट्ठे हुए हैं, मंच बना है, माइक रखे हैं तो भाषण तो होता ही है। भाषण देने वालों की भी मजबूरी है, सुनने वालों की भी है। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम के कारण निमित्त कुछ भी हो, समाज में स्नेह के सांस्कृतिक वातावरण में विचार के जो थोड़ा सा आदान प्रदान, विचार का मंथन भी होना, यह भी आवश्यक भी है। और कई नई जानकारी भी, जैसे अभी प्रदीप जी ने कहते समय वो जो बताया, प्रयाग के उनका अनुभव बताया या उसके जो भारतीय परंपरा के संदर्भ में आपने उल्लेख किया,
अशोक जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, हम इस दृष्टि से साथी हैं। हम बैठक में, अधिवेशन में मिलते थे। मैं भारत के दक्षिण हिस्से से आता हूं। अशोक जी भगत, महेश जी, सुशील जी मोदी, गोविंदाचार्य जी, तो गोविंदाचार्य जी तो आपातकाल के बाद विद्यार्थी परिषद में है, हम तो पहले वाले हैं, तो बाद में भी रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद में बहुत सारे जो चर्चाएं होती थी, बीच में एक बार छात्र संघ के चुनाव से हटकर तो काम करने का शुरू किया, तो ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान ऐसे एक चला। तो छात्र संघ से चुनाव छोड़ दिए थे। यहाँ बहुत लोगों को उन दिनों की याद होगा जो विद्यार्थी परिषद में काम किए हैं उनको। तो बहुत सारे कहानी वहां चली थी उस समय। ये राम बहादुर राय जी और गोविंदाचार्य जी ये कुछ षड्यंत्र रचे हैं, इसलिए ये छात्र संघ चुनाव छोड़ दिए, ऐसे कुछ लोगों ने प्रचारित भी किया था। खैर उसके कारण क्या हुआ, क्यों, वो सब अलग कहानी कभी हो सकती है। लेकिन उस समय जो ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान, ऐसे ग्राम संपर्क करना चाहिए, गांव में जाना चाहिए, विद्यार्थियों को गांव में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले लोकनायक जेपी आंदोलन वगैरह जो हुआ था उस समय संपूर्ण क्रांति की आवाज उठी थी, देश में एक परिवर्तन के लिए चाहिए, ये सब दिमाग में बैठा हुआ था। उसी वातावरण में हम सभी लोग आंदोलन में, संघर्ष में सक्रिय रहे, जेल यात्रा भी किए, बहुत सारे लोगों से मिले, जो विचार से भिन्न प्रकार के विचार के लोग थे उनसे भी उस आंदोलन में हम साथ साथ रहे। तो इन सारे कारणों से परिवर्तन के बारे में एक मन के अंदर जबरदस्त एक जज्बा, एक जुनून, हम एक बदलाव लाने चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने के क्या रास्ते हो सकते हैं। संघ के स्वयंसेवक के नाते शाखा, व्यक्ति निर्माण, ये तो अपने मन में ध्येय निष्ठा, देशभक्ति, देश की एकात्मता, संस्कृति, ये सब तो पक्के थे, लेकिन हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए ग्राम से शुरू करना चाहिए, ग्रामोत्थान से ही राष्ट्रोत्थान। तो चुनाव की प्रणाली बदलनी चाहिए, न्यायपालिका में बदल होने चाहिए, हमारे देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक प्रणाली है, ये बदलना चाहिए। तो ये सब बदलेगा तो कौन बदलेगा? तो युवाओं को, छात्रों को इसके लिए अगुवाई करनी चाहिए। तो आज छात्र रहेंगे तो कल सारा समाज भी आएगा। ये जो एक वातावरण बना हुआ था उन दिनों में, उस भट्टी से निकले हुए लोग हम लोग रहे। अशोक जी ऐसे जो ऐसी पीढ़ी थी उसके प्रमुख रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार में, पहले गुजरात में जो एक आंदोलन चला था, मैं इसलिए इस इतिहास को स्मरण करता हूं। तो कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलन तो कुछ समय चलता है। दुनिया भर में छात्र आंदोलन हुए हैं, कोरिया से लेकर बर्कली विश्वविद्यालय तक। दुनिया के 70-80 विश्वविद्यालयों में 1960, 70, 80 के दशकों में जबरदस्त आंदोलन हुए हैं, सत्ता पलट गई है। लेकिन राजनीति के अंदर एक परिवर्तन होने के बाद आंदोलन स्तब्ध हो गया, बंद हो गया, शांत हो गया। असम का आंदोलन हुआ, एक विशेष परिस्थिति में वहां के घुसपैठी विरोधी आंदोलन में असम के छात्र आंदोलन उभरा 1980 से लेकर 1985 तक। उस आंदोलन के नायक जो थे वो सब जननायक बन गए, सत्ता पर बैठ गए। आंदोलन का जो मूल विषय था वो वही का वही रह गया।
तो इसलिए जन आंदोलन, छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन जब होते हैं उसके बाद वो केवल राजनीति में थोड़ा सा इधर उधर के परिवर्तन होने तक सीमित होकर अपने मूल उद्देश्य को पूरा किए बिना वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हर आंदोलन में कुछ और बाई प्रोडक्ट होते हैं। अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कार्य ये भी हुए, नारी सशक्तिकरण, कितने प्रकार के चीजें अंग्रेजों के विरोध के देश की स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उभरे। तो इसलिए केवल अंग्रेज यहां से चले गए ऐसे नहीं है। जब एक जागृति आती है समाज में, जब परिवर्तन के एक ललक उठते हैं, जब लोगों के सामने एक सपने दिखते हैं, लोग अपने में वो अपनी प्रतिभा से, अनुभव से, अवलोकन से, उनके लगन से, समाज के प्रति के संवेदना के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न आयामों में वो सक्रिय हो जाते हैं। समाज जीवन में परिवर्तन के कई इस प्रकार के फूल खिलते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जेपी आंदोलन के बाद सत्ता पलटे, उसका क्या हुआ, 1980 तक हो गया, सरकार की क्या हुआ, वो एक राजनीतिक इतिहास है देश के। लेकिन उस प्रकार के आंदोलन के बाद जो ग्रामोत्थान के दृष्टि से जो विषय हुआ, परिवर्तन लाना चाहिए ऐसे युवाओं के अंदर एक जो भावना उठी, उसके चलते कई लोग गांव के तरफ गए, समाज की सेवा में गए, पत्रकारिता में गए। तो इसलिए ऐसे आंदोलन की एक प्रोडक्ट विद्यार्थी परिषद के और उस छात्र आंदोलन के, यह समाज जीवन के लिए, समाज के लिए और खास करके जनजातीय क्षेत्र के विकास और उनके खुशहाली के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले एक अशोक भगत उसे तैयार है। तो इसलिए हर ऐसे परिवर्तन के आंदोलन के कई योगदान होते, कई उससे कारण परिणाम निकलते हैं। अशोक जी राजनीति शास्त्र में एमए किए, विधि के भी छात्र रहे, उसके भी उन्होंने प्राप्त की उपाधि। वो न लॉयर बने न राज। तो स्वाभाविक रूप से एक मन के अंदर एक भावना जागृत होती है। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, यह महत्व करता है। तो उस विरले समुदाय में अशोक और ऐसे लोगों को तैयार करने के एक प्रयत्न भी विकास भारती के द्वारा किए। जैसे अभी आशा जी ने कहा, मैं यहाँ सीखी भी, यहाँ पढ़ाई भी, और इसी विकास भारती के मैं बेटी हूँ। ऐसे आशा जी क्यों कहती है? यहाँ एक संवेदना, समाज के प्रति अपने कर्तव्य की भावना, ऋण चुकाने के एक विचार मन में आते हैं। तो इसलिए केवल मेरे अंदर एक हुआ ऐसे नहीं है, ऐसे सैकड़ों के अंदर भी मैं निर्माण कर सकता हूं। ऐसे जब व्यक्ति सोचता है, एक संस्था, एक आंदोलन, एक अभियान, एक कार्य, एक प्रयास, ये विकसित हो जाते हैं। समाज की सभ्यता के विकास, संस्कृति के प्रवाह के आगे बढ़ना इसी कारण से होता है। इसलिए विकास भारती का कार्य एक संस्था का कार्य नहीं है, एक सभ्यता का कार्य है, एक संस्कृति के कार्य है, एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण के महाप्रयास के एक आयाम है। मुझे मोटे मोटे पुस्तक पढ़ने में उबन आता है, ऐसे वो लिखे हैं अपनी भूमिका में। अरे भी उसी यज्ञ के अंदर एक संविधा है। लेखक बनने के लिए लेखन नहीं लिखे, या अकादमी के पुरस्कार के लिए नहीं लिखे, डॉक्टरेट के लिए नहीं लिखे। कार्य करते करते जो अनुभव में आया वो लिखे। किसको नहीं दिए? ग्राम समूह को दिए, ग्राम के लोगों को दिए, कम्युनिटी को दिए। लेकिन उसका दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो
ऐसे अधिकार दिए बिना अपने लोकतंत्र के जो निचले इकाई तक का अनुभव आना चाहिए, जो हम अपने देश के गणराज्य के बारे में गर्व महसूस करते हैं, अपने देश के पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल के हम महसूस करते हैं, उल्लेख किया है। व्यक्ति जब समाज के लिए काम करता है, मैं और समाज अलग हूं ऐसे नहीं है, उसके साथ तादात्म्य होना, एकाकार होना, तदाकार होना, यह भारत के अद्वैत की जो उच्च स्थिति है। मैं और ईश्वर अलग नहीं है, इसलिए भक्त बनता है, विभक्त नहीं। मैं और समाज अलग है, समाज के सुख दुख को मेरा सुख दुख है, इसलिए समाज जैसे जी रहा है ऐसे मुझे रहना पड़ेगा। इसलिए वहां के जो संकट है, वहां के जो दुख दारिद्र्य है, उसका मैं प्रति क्षण प्रतिपल अनुभव करूं, अनुभूति हो। इसलिए केवल यहां रहने से नहीं, अनुभव करना। इस अद्वैत के बात राम बहादुर राय जी ने अपने इस पुस्तक के प्रस्तावना में उन्होंने उल्लेख किया है, और कैसे अशोक जी ने इस अद्वैत के एक उदाहरण बने उसका उन्होंने मेंशन भी किया है। कि अपने लोगों के लिए काम करने वाले लोग भारत में भिन्न भिन्न विचारधारा से वो कार्य किए हैं। मैं प्रमुख रूप से 4 प्रकार के लोगों को उल्लेख करता हूं। अपने एक विचार रामराज्य, सर्वोदय, इसके ग्राम स्वराज्य, स्वदेशी आंदोलन, इन सब के आधार पर एक सर्वोदय के नामक एक आंदोलन चलाया। इसके लिए लोगों ने, एक पीढ़ी ने, 2 पीढ़ी ने उसके लिए अपने जीवन दिए, खादी पहने, जीवन भर सामान्य जीवन बिताए। तो इसलिए इन्होंने काम किया ग्राम के विकास के लिए, ग्राम के उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए कई प्रकार के कार्य उन्होंने किया। उनके अगली पीढ़ी नहीं किए होंगे, 2 पीढ़ी किए, बाद में वो थोड़ा सा क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। अपने देश के अंदर समाजवादी, वामपंथी कहने वाले लोग भी समाज परिवर्तन के एक विचारधारा को लेकर उन्होंने कहा। कुछ समाज के लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, अन्याय किया, वो व्यवस्था के हिस्से हो गया, या व्यक्तिगत कारण से हुआ, या कुछ अपने देश के में वो इतिहास में है, हम इसको नकार नहीं सकते। लेकिन उसके खिलाफ एक विद्रोह, एक क्रांति, उसके लिए एक शस्त्र के उठाकर क्रांति करनी चाहिए, उस कारण से सत्ता को हथियाने चाहिए। ये जो एक विद्रोह के आधार पर समाज के परिवर्तन करना, वह परिवर्तन सत्ता के द्वारा ही आ सकता है, यह एक विचार इस देश में चला। उसके भिन्न भिन्न आयाम हैं। इस वामपंथी विचार के कई आयाम होंगे, उसमें नक्सलवादी एक विशिष्ट आयाम है। उन्होंने जंगल में रहने वाले लोगों के बीच इस विद्रोह को उभारने के, उठाने के प्रयत्न किया। इतिहास हमको मालूम है। और एक है क्रांति के, आध्यात्म के जागृति की दृष्टि से करने का प्रयत्न किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। संघ के कार्यकर्ता भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार कार्य, जैसे अशोक भगत जी एक प्रेरणा लेकर यहाँ कार्य किए, विवेकानंद के, गांधी जी के, ऐसे प्रेरणा लेकर संघ के। माधव केनेडी की मुंबई के पास के वनांचल के क्षेत्र में, भैया जी काणे दूर के मणिपुर में गए, जीवन भर उत्तर पूर्वांचल के बच्चों को लेकर उनके विकास के लिए उन्होंने कार्य किया।
महाराष्ट्र से निकले, कभी वापस घर नहीं गए, जीवन बिताया। नानाजी के नाम तो बड़े नाम हो गए, नानाजी देशमुख जी के, लेकिन ऐसे कई लोगों ने जिस प्रकार के कार्य किया, भैया काने जी कहें या जैसे मैंने कहा या आशीष गौतम जी ने एक कार्य किया, प्रचार रखते वापस वो हिमालय पे जाने के लिए निकले थे, कुष्ठ रोगियों को देखा, वहीं रुके, दिव्य सेवा प्रेम सेवा मिशन काम कर रहे हैं। तो समाज परिवर्तन के किसी न किसी एक आयाम में, समाज के विकास के एक आयाम में लगने वाले लोगों ने समाज के साथ विद्रोह नहीं है, समाज का मन भी बदलना चाहिए, विकास भी आना चाहिए, शोषण अन्याय से भी लोगों को मुक्त करना चाहिए। यह कठिन काम है, लेकिन इस काम में शाश्वतता है, स्थायित्व है, क्योंकि समाज की सभ्यता को विद्रोह से नष्ट करने से एक प्रवाह जो अक्षुण्ण है अपने देश के अंदर, वह खंडित हो जाता है। इसलिए परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न करते हुए परंपरा को भी रखना है, प्रयोग को भी करते रहना चाहिए। श्रेष्ठ बातों को आगे बढ़ाने के लिए परंपरा चाहिए, उस परंपरा को और सुपुष्ट करना, सुदृढ़ करना। लेकिन उस परंपरा में जो कमियां हैं, परंपरा के कारण कुछ कष्ट है या परंपरा में कुछ अधूरापन है, वर्तमान युग के लिए आवश्यक है, उसके लिए प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए परंपरा और प्रयोग यह करने का प्रयत्न विकास भारती जैसे संस्था ने, जो विवेकानंद, डॉक्टर जी, संघ या गांधी जी के प्रेरणा से लिए, उन्होंने यह प्रयत्न किया देश भर में। ऐसे कई उदाहरण हैं। आज विकास के एक बहुत बड़ा प्रश्न न केवल भारत के अंदर, सारे विश्व में है। एक तरफ आधुनिकता के, तंत्रज्ञान के, जीवन शैली के, एक उपभोग के एक चुनौती है, दूसरे तरफ प्रकृति के साथ प्रकृति के पूरक जीवन शैली है, जो संयम के, उपभोग से अलग। तो इस प्रकार के संयम के जीवन, प्रकृति के पूरक जीवन, पर्यावरण पूरक, पर्यावरण स्नेही जीवन, कैसे इसको समन्वय करना, इसको संतुलित ढंग से कैसे करना। विकास के रात आती है तो विनाश भी थोड़ा होता है। आपको बुलेट ट्रेन चाहिए, आपको हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज चाहिए तो आपको एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा, एयरपोर्ट बनाना है तो इतने जंगल काटना पड़ेगा। आपको बिजली चाहिए, ये सब के लिए बिजली कैसे आएगी? तो इसलिए संतुलन कैसे आएगा? इसलिए दीनदयाल जी ने कहा, विदेशी को स्वदेशानुकूल और स्वदेशी को युगानुकूल करना पड़ेगा। इस संतुलन को बनाए रखने के समाज के मन, मस्तिष्क, प्रतिभा और कौशल को, इसको विकसित करना चाहिए। इसलिए अपने देश के विश्वविद्यालयों में, इंस्टीट्यूशंस में थॉट लीडर्स, थिंक टैंक्स, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स, इन सबको इस विषय के बारे में सोचने के लिए आज एक महत्वपूर्ण चरण पर हम पहुंचे हैं। क्या आप विश्व के आदान प्रदान को रोक सकते हैं? बिजली के बिना जी सकते हैं? जी, हम बिजली आए तो 1901 में भाई भारत में, उससे पहले तो बिजली के बिना ही हम थे। जो विश्व के धरोहर निर्माण हुए, भारत की सभ्यता का विकास हुआ, वो बिजली के कारण तो हुआ नहीं था। लेकिन आज बिजली के बिना जीवन जीना कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कैसे करना? इसलिए सभ्यता के जो यात्रा चल रही है, उसको आगे के स्टेशन पर जाने तक कई प्रकार के ऐसे चिंतन अपने को करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें जल, जंगल, जमीन, जानवर भी बचे, हमारी अपनी संस्कृति बचे, हमारी कुटुंब व्यवस्था बरकरार रहे, लेकिन उपभोगवाद के चुप्पल में हम ना फंसे, तंत्रज्ञान के राक्षस हमको ना खाए। कैसे होगा? इसलिए जीवन में एक संतुलितता को, आध्यात्म को,
एक समन्वय कर प्रवृत्ति को लाने की आवश्यकता बनेगी। अपने जनजाति क्षेत्र के वनांचल के संस्कृति को हमें बचाना चाहिए, लेकिन वनांचल के लोग, नौजवान लोग पढ़ने के बाद वहां नहीं रहेंगे ना। वो आईएएस अधिकारी बनेंगे, सेना में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, आईटी में जाएंगे, विदेश में जाएंगे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन के जाएंगे। वो वन में तो नहीं रह रहे हैं। क्या उनको ऐसा नहीं बनना है? इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे हम? इसलिए आज सारे समाज को, समाज के चिंतनशील लोगों को इन विषयों के बारे में बहुत गंभीरता से, गहराई से, भावनात्मक केवल ढंग से नहीं, व्यावहारिक ज्ञान से, लेकिन संस्कृति के प्रति के निष्ठा से, भारत के प्रति अपने कर्तव्य से, विश्व के प्रति हमारे जवाबदेही के, प्रकृति के साथ जीवन जीने के हमारे संकल्प को न भूलते हुए अपने को करना पड़ेगा। अशोक भगत जी या विकास भारती के कार्य के महत्व इसमें है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने पिछले इतने दशकों से प्रयत्न किया है। इसलिए यही पुस्तक के रिसर्च नहीं है, फील्ड के अनुभव है। ये एक्सपर्ट्स की बात नहीं है, जीने वाले सामान्य लोगों के जीवन के अनुभव और अनुभूति के अवलोकन से निकलने वाली बात है। यह अपने को समाज में इसको कैसे हम लेके जाएंगे, इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। अपने पुस्तक में अपनी बात कहते समय अपूर्णता के बाद, पूर्णता के बाद अशोक जी ने कही है, पूर्णता मृत्यु के साथ ही आती है, ऐसे लगता है, ऐसे उन्होंने कहा है। मनुष्य के पूर्णता के बाद पे अकाल मृत्यु होते तो उसकी चर्चा होती है। मनुष्य पूर्ण रहते हैं। जीवेम शरदशतम, जीवेम पश्चेम शरदशतम, शृण्वेम शरद। इन्हें 100 साल जीना चाहिए, इन्हें पूर्ण जीवन होना चाहिए। 90 से ऊपर हो गए तो लगभग पूर्ण जीवन हो गया, ऐसे मानते हैं। अकाल मृत्यु हो गए तो अच्छा नहीं मानते। लेकिन इसके उल्लेख करते हुए अशोक जी अपनी बात में एक वार्निंग बेल बजा रहे हैं। मनुष्य के अकालिक मृत्यु दुख लाता है। हमारे सभ्यता के, प्रकृति के अकाल मृत्यु होने की स्थिति है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस अकालिक मृत्यु के बारे में विचार करना पड़ेगा। हमारे कुटुंब व्यवस्था की अकालिक मृत्यु हो जाएगी क्या? हमारे प्रकृति की व्यवस्था के, अब दुनिया में क्या हो रहा है, ओजोन के परत का क्या हो रहा है, जल संकट क्यों होगा, एसिड रेन आ सकता है, इसे क्यों लगता है, क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ रहा है, पृथ्वी सम्मेलन में क्यों प्रस्ताव पारित करना पड़ रहा है, समुद्र के लेवल ऊपर हो रहा है, इसे क्यों लग रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में ऑटिज्म के, डिस्लेक्सिया के, मानसिक विकलांगता के बच्चों की संख्या बढ़ रही है, बांझपन बढ़ रहा है। पंजाब के लोग कह रहे हैं यहाँ के गेहूं खाने से कैंसर होगा, मिट्टी जहरीला हो गया है। हमने खाद दे देकर, रासायनिक खाद देकर अपने मिट्टी को, हमने उस मातृभूमि को हमने जहरीला बना दिया। हमारे जल जहरीला हो गया। उसको लेने वाले, खाने वाले, पीने वाले लोगों के बीमारी बढ़ रही है। ये वार्निंग बेल जो है, इसके बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। भय उत्पन्न करने की बात नहीं है, सोचने का है, विचार करना है। भारत के, हमारे सभ्यता के ज्ञान, जीवन जीने की हमारी कला, संस्कृति के प्रति हमारी निष्ठा और प्रेम, प्रयोगशीलता के प्रति हमारी जो बद्धता है, वह हमें नए रास्ता दिखा सकता है।
इसलिए हम पुराने को केवल आलिंगन करके आधुनिकता को विरोध न करें, आधुनिकता को केवल स्वागत करके पुराने चीजों को तथ्यानुष्य है ऐसे उसको नकारे ना। हर घर में, हर व्यवसाय में, हर संस्था को इस प्रयोगशीलता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सारे देश के अंदर ऐसे एक संतुलन के, समचित्तता के, प्रकृति के पूरक आधुनिक जीवन कैसे हो सकता है, इसको प्रयोग छोटे बड़े करने के, अध्ययन अवलोकन करने के, प्रयोगशीलता करने के लिए आज महत्वपूर्ण समय आ गया है। इसलिए इसको देखना चाहिए। इसलिए परंपरा और प्रयोग की ये जो पुस्तक है, यह भले ही एकेडमिक नहीं है, इसे अशोक जी कहते हैं, लेकिन एकेडमिक लोगों को भी सोचने के लिए यह प्रेरणा देती है, ऐसे मैं मानता हूं। माननीय अशोक जी विकास भारती के इस एक प्रयत्न से, प्रयास के द्वारा समाज देवता के आराधना करने की, अर्चना करने की एक साधना उन्होंने की है। आज के इस कार्यक्रम में एक दृष्टि से हम सभी अशोक जी ने जो अपने के कृति में जो पनपी है, जो निकली है, ऐसे एक इस सांस्कृतिक धारा को और विकास के धारा को हम नमन करते हैं। यही मुझे आपके सम्मुख का कहना चाहिए था। नमस्कार। शुरू से रहा है, लेकिन आज हम देखते हैं इस काल में, अभी आप रोज पेपर में एक बार देखते होंगे, और इस सीजन में खासकर कि जंगल में आग एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। विकास भारती हर समय पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता के कई प्रोग्राम चलाते आ रही है। इस सिलसिले में इस निमित्त एक पोस्टर तैयार किया गया है और विकास भारती 14 अप्रैल से अम्बेडकर जयंती से लेके पर्यावरण दिवस 5 जून तक ये अभियान झारखंड के प्रत्येक गांव में चलाएगी और हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो जाके लोगों के साथ बैठक करके, लोगों के साथ बात करके, लोगों को अवेयर करके ये काम करते आ रही है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं उसका जिस तरह से असर दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये प्रयास हम छोड़ेंगे नहीं और इस पे लगातार हम आगे भी करते रहेंगे ताकि जंगल में जो आग लगती है उससे रोका जा सके, उसके दुष्परिणाम को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तो मैं आग्रह करूंगी कृपया इस पोस्टर का हमारे मंच पर आए हुए हम लोगों के जोगी सर से हमको पहले भेंट हुई थी, सर को याद है कि नहीं, और इनका भाषण सुनने के लिए दो केंद्रीय मंत्री थी, वहाँ बिशुनपुर की बात है, स्मृति ईरानी और गिरिराज थे, दोनों ने कहा कि हम लोग भाषण नहीं देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री जी भी थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उस समय, तो और इनका सुनने के लिए वो लोग कहे कि हम लोग भाषण नहीं देंगे, मेरा समय भी सर के तरफ रहेगा, तो इसका इम्पोर्टेंस समझा जा सकता है। सर आप आए। रात के 9 बजे बात करिए।